नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। इस वक्त हम भोपाल में हैं और हमारे साथ वो शख्सियत हैं जो 93 से शुरुआत की बीजेपी में, उससे पहले संघ से जुड़े, फिर पार्षद, फिर निगम की राजनीति करते करते आज विधानसभा के सदस्य हैं और लगातार तीसरी बार है। इनसे जानेंगे भोपाल में क्या कुछ, भोपाल ही नहीं पूरे उत्तर मध्य प्रदेश में क्या कुछ विकास कार्य हुआ, क्योंकि लगातार सरकार इन्हीं की है। और पिछले 2 सालों में जो 2023 के बाद की जो ये पारी है मोहन यादव के नेतृत्व में, इस पर क्या कुछ देखते हैं और कितना विकास मध्य प्रदेश में हुआ, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तीसरी बार विधानसभा पहुंचे आप। जी 93 में आपने भोपाल से शुरुआत की पार्षद के जरिए, अब सदस्य हैं विधानसभा के, तो कैसे देखते हैं अपना ये कि पार्षद से होकर के निगम की राजनीति अब विधानसभा में है? देखिए, राजनीति हम लोगों का ध्येय नहीं है, राष्ट्र की सेवा करना हमारा ध्येय और मकसद होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं से जो मिले संस्कार हैं उनको लेकर जीवन जियो, देश और समाज के हित में काम करो। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का लक्ष्य है एकात्म मानव दर्शन का, उस लक्ष्य को साध कर चलो। साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत एक है, एक देश एक प्रधान एक विधान एक निशान का जो उनका नारा था, उस नारे को जमीन पर उतारने के लिए जो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो काम किए हैं, उन कामों को जन जन तक पहुंचाओ, क्योंकि भारत को सबल राष्ट्र बनाना है। हमारे परम वैभव भवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना ये हेतु है। इसमें चाहे विधायक बनो, सांसद बनो, पार्षद बनो, पार्टी के अध्यक्ष बनो, पार्टी का सिपाही बनो, कार्यकर्ता बनो, कुछ भी बनो, कुल मिलाकर इस देश का सेवक बनो, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपको सिखाता है। देश प्रथम, नेशन फर्स्ट, बाकी सब आपकी चीजें सेकेंडरी हैं। बाकी सब चीजें आई रहेंगी, चली जाएंगी, मिलेंगी, रहेंगी, चली जाएंगी, लेकिन देश हर हमेशा रहना। मैं रहूं या ना रहूं, जो मेरे नेता श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, हिंदुस्तान रहना चाहिए। तो उस मकसद को, जो अटल जी का वाक्य है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वाक्य है, जो वाक्य दीनदयाल उपाध्याय जी के हैं, जिसका अनुसरण नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिसका अनुसरण अमित शाह जी कर रहे हैं, जिसका अनुसरण मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं, जन जन के घर जाओ, जहां अंधेरा है उन घर को रोशन करना, ये दीनदयाल जी का लक्ष्य है। जिन पर छत नहीं है उन्हें पक्की छत दो, ये दीनदयाल जी का लक्ष्य है। जो बीमार है उसके इलाज की व्यवस्था कराओ, ये दीनदयाल जी का लक्ष्य है। जो पढ़ाई की व्यवस्था जिसके घर नहीं है उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करो। जहां सड़क नहीं पहुंची वहां सड़क दो, जहां पानी नहीं पहुंचा वहां पानी दो, जहां खेल मैदान नहीं है वहां खेल मैदान दो। कुल मिलाकर एक उत्कृष्ट नागरिक की जो सेवाएं आवश्यकता होती है, उनकी पूर्ति के लिए आज अगर भारत की धरती पर कोई कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है, उस प्रधानमंत्री जी का नाम है, चौकीदार का नाम है, वो जनसेवक का नाम है, किसान सेवक का नाम है, गरीबों के मसीहा का नाम है, वो है नाम नरेंद्र मोदी। दुनिया के लोग नारे देने के लिए पैदा हुए हैं, गरीबों का नेता कैसा हो। मैं देखता हूं कि आजकल ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के विकास और डेवलपमेंट की समुची योजना नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बनाई हो। बीमार है तो इलाज के लिए द्वार द्वार ना भटके, गरीब किसी से पैसा उधार ना ले, ब्याज पर पैसा ना ले, अपनी पूंजी को गिरवी ना रखे और फिर वो परेशान हो और इलाज के लिए दर दर भटके, इसकी भी सीधी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने कर दी। कि मैं भी एक गरीब मां का बेटा था, मेरे घर में भी चाय का बिजनेस होता था, मैं छोटा और मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा था, मैं ये दर्द को भोगा है। जो नरेंद्र मोदी जी ने दर्द भोगा है वो दर्द अब हिंदुस्तानी ना भोगे, इसके लिए उनने 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड देकर गरीब के इलाज की व्यवस्था कर दी। प्रधानमंत्री आवास दे दिया, घर घर नल पीने का पानी दे दिया, गुंडों किलोमीटर से पानी ढोकर बहने लाती थी, की सही सड़कें दे दी। जो प्रधानमंत्री सड़क का सपना श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोया, उस सपने को जाल के रूप में बुन दिया नरेंद्र मोदी जी ने। नेशनल हाईवे देख लीजिए, भारतमाला देख लीजिए, भारत परिक्रमा देख लीजिए, कुल मिलाकर चारों तरफ रोडों का जाल देख लीजिए, नेटवर्क देख लीजिए, कुल मिलाकर डेवलपमेंट से ही सारी चीजें आती हैं। और वो जो सपना है वो नरेंद्र मोदी जी का है। उस सपने को मध्य प्रदेश की धरती पर हमारी सरकार 2003 से, चाहे उमा जी रही हो, चाहे बाबूलाल गौर जी रहे हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी रहे हो, आज की तारीख में वही सपने को पूरा करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी, हम एक ऐसा हब बना रहे हैं। अब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में या देश में कहीं भी होती तो स्टेट में एक जगह कहीं भी जो है उद्योग इनक्लेव हो जाता है, उद्योग के कॉन्फ्रेंस हो जाती थी, लेकिन हमने तो रीजनल किए, 2-2 जिलों को मिलाकर किए, एक-एक जिले को लेकर ब्लॉक किए। भोपाल में तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आए, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी आए। क्यों?
क्योंकि हर क्षेत्र में विकास की जरूरत है, हर नागरिक को रोजगार की आवश्यकता है। नौजवान के हाथ में हुनर है तो हुनर के लिए उद्योग चाहता है, वो उद्योग कैसे स्थापित हो इसकी कल्पना डॉक्टर मोहन यादव जी ने बनाई। हमने जमीन पर उतारने का काम किया है। लाडली बहनों के लिए हमने लगातार पैसे बढ़ा रहे हैं और आखिरी तक हमें 3,000 तक का उनको वादा पूरा करना है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। कर्मचारियों को हम प्रमोशन दे रहे हैं, प्रमोशन के साथ नई नई पदस्थापनाएं दे रहे हैं, लाखों लोगों की भर्ती कर रहे हैं। जो नौजवानों के हाथ में बेरोजगारी का सर्टिफिकेट है उन्हें रोजगार कैसे मिले इसके लिए लगातार भर्ती प्रक्रिया हमारी चल रही है। गाँव, गरीब और किसान और युवा और महिला, इसको हमने मुख्य उस पे धारा पे लिया है कि इन सब का, अगर किसान का, महिला का, नौजवान का और गरीब का, अगर ये सबका कल्याण हो गया तो ये मानकर चलिए कि उन्नत हिंदुस्तान हो गया। इस दिशा में सपना लेकर हम मध्य प्रदेश में चले हैं। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ सब काम लगातार तेजी से दौड़ रहे हैं। मैंने अपनी विधानसभा में भी लगभग हम सारे कामों की तरफ आगे बढ़ चुके। हमने वहाँ पर, हमारे यहाँ कॉलेज हो गए हैं, वहाँ पर हमने उद्योग फैक्ट्री लगाने का काम करना शुरू कर दिया है। हमने वहाँ पर स्टेडियम बना दिया, हमने वहाँ एसडीएम कार्यालय बना दिया, हमने वहाँ डिस्ट्रिक्ट एमपीवी का कार्यालय बना दिया, हमने वहाँ पर पीने की पानी की समस्या थी उसका समाधान कर दिया, हमने बैरागढ़ में फ्लाईओवर बना दिया, कुलार में 6 लाइन बना दिया। अभी हम दक्षिण पश्चिम जो है एक और हाईवे रिंग रोड भोपाल का जो बनाने का है वो काम का भी हम बहुत जल्दी निकट भविष्य में भूमि पूजन करने जा रहे हैं। रामेश्वर जी, आप 95 में पार्षद बने और 2025 लगभग 30 साल आपने, वो 30 साल पहले अगर नजर डालते हैं कि भोपाल में जहां से आप पार्षद थे वहां से लेकर, क्योंकि पार्षद वो कड़ी होती है जो डायरेक्ट अपने एक एक वोटर को जानता है, डायरेक्ट एक एक घर से सीधा ताल्लुक रखता है, और अब तक पिछले 30 सालों में कितना बदलाव आप देखते हैं जमीनी पर? क्योंकि कागजों में नेता बहुत बड़ी बातें करते हैं, हमने ये किया, आप तो क्योंकि जमीन से जुड़े नेता हैं, तो कितना बदलाव देख रहे हैं पिछले 30 वर्षों में? मेरा बदलाव मैं कहूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि मेरा बदलाव आप जनता से जाकर पूछिए कि रामेश्वर जी ने जितने समय काम किया वो कितना काम किया और क्या क्या महत्वपूर्ण काम किया। जहां मैं चुनाव लड़ता था वहां उस जमाने में वो एक छोटे बड़े कस्बे टाइप के गांव थे जिनमें सड़कें नहीं थी, सीवेज की समस्या थी, पीने का पानी नहीं था, स्कूल नहीं था, शमशान घाट नहीं था, कॉलेज नहीं था, स्टेडियम नहीं था। आज उनको हमने महानगर बना दिया और महानगर में भी भोपाल में वो चैलेंजिंग हो गया कि उसके मुकाबले सड़कें कहां हैं। कुलार से अच्छी सड़कें भोपाल के अंदर या प्रदेश में कहाँ हैं? तो लोग पूछते हैं कहीं नहीं है। नीलबढ़ से बढ़िया सड़क कहीं बनी? बोले नहीं बनी। आप संत हृदयराम नगर में चले जाइए, वहाँ का हमने नाम बदला, वहाँ जो फ्लाईओवर बना है पहले नहीं बना, 3 किलोमीटर लंबा सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है। हमने श्रृंगारचोली फ्लाईओवर बनाया एयरपोर्ट जाने के लिए, राजा भोज एयरपोर्ट के लिए, वहाँ पर बनाया। गाँव में जहाँ पीने का पानी नहीं था, आज हमने गाँव में सामूहिक पेयजल योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग और आशीर्वाद से हमने उसको शुरू की। तो हम तो जो पार्षद एक ग्राउंड लेवल पर जो आप रियलिटी पर काम करता था, आज भी हमारा काम वैसा ही है। आज भी हमारी कोशिश होती है कि डे टू डे और डोर टू डोर लोगों से संपर्क रहे। उनको एमएलए से मिलने के लिए नहीं, एमएलए खुद ही उधर भटक रहा है, गांव गली सड़कों पर, वहीं एमएलए से मिल जाएगा। एमएलए नहीं मिला कोई बात नहीं, मैसेज करो, उस पर आपकी समस्या सुनेंगे, उस पर समाधान करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने एमएलए कर बन के वोट नहीं लिया, हमने उनका बेटा बनकर वोट लिया। और बेटा जब बनते हैं तो घर की जवाबदारी के साथ बनते हैं कि वो जिनने हमें वोट दिया है, मैं उन हर माँ का, हर बहन का सपना हूं और मेरी कोशिश है कि उनका सपना ना टूटे, उनके सपने को हकीकत में बदलूं, उन्हें रोजगार दूं, उन्हें सड़क दूं, उन्हें बिजली दूं, उन्हें पानी दूं, उनके बेटा बेटियों के लिए स्कूल दूं, कॉलेज दूं, खेल का मैदान दूं और सुरक्षित माहौल दूं। ये हमारी कोशिश होती है। 2023 की सरकार के बाद बुलडोजर कार्रवाई बहुत देखने को मिल रही है मोहन सरकार में। अब जब हम भोपाल में थे हमने कवर भी किया कि मछली गैंग के यहाँ बुलडोजर चला, तमाम देश ने देखा, मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की नज़र थी कि इतनी बड़ी इमारत और ऐसे गुंडे को अब बुलडोजर से ही जवाब दिया जाएगा। सरकार कहे कि कोई भी गुंडा अब बचेगा नहीं, तो कैसे देखते हैं इस बुलडोजर कार्रवाई को? क्या नए रूप सरकार कहे कि अब कोई भी दबंग, जो हम अन्य प्रदेशों में आपके पड़ोस में योगी जी का मॉडल देखते थे कि बुलडोजर मॉडल है, गुंडे को उसी की भाषा में जवाब, अब मध्य प्रदेश में वही दिख रहा है। हालांकि लोग संतुष्ट हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे गुंडों की रीढ़ आर्थिक रूप से टूटे तो ठीक है। आप कैसा सोचते हैं, ये जारी रहेगा ऐसी कार्रवाई? आपको नहीं लगता कि जारी रहना चाहिए? जारी रहेगा, और जारी इसलिए रहेगा कि सबको जीने का हक अधिकार है। गुंडे मवालियों से भी हमारा आग्रह है कि सुधर जाओ,
दूसरों की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया तो छोड़ दो। दूसरों की बहन बेटियों पर नजर डालोगे तो आंखें भी फोड़ेंगे, हाथ भी तोड़ेंगे, घुटने से भी तोड़ देंगे, चलने योग्य नहीं छोड़ेंगे। बहन बेटी को छेड़खानी की, इसके लड़ाने की कोशिश की और उसका कत्लेआम किया और उसकी इज्जत लूटकर वीडियो बनाकर पब्लिक में ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो ऐसे नेस्त नाबूद करेंगे कि 3-3 पीढ़ियां तुम्हें याद रखेंगी कि ऐसी तुम्हारे साथ घटनाएं हुई। इसलिए कोई भी अपराधी हो शांति से रहेगा, मध्य प्रदेश में स्वागत होगा। अगर उसने गरीबों को सताया, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, ड्रग्स माफिया बनने की कोशिश की, लैंड माफिया बनने की कोशिश की, लव जिहाद चलाने की कोशिश की, या ड्रग्स को के माध्यम से नए बेटा बेटियों को बेला फुसलाकर उनको नशे का आदी बनाने की कोशिश की, तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ऐसी रीढ़ की हड्डी टूटेगी कि खड़े नहीं हो पाएंगे, 3 पीढ़ी खड़ी नहीं हो पाएगी। और ये कार्रवाई जारी रहेगी। हम निर्दोष को सताएंगे नहीं, पर अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं, चाहे उसकी अप्रोच कितनी भी बड़ी हो। और तो और अपराधियों को जो संरक्षण दे रहे हैं वो भी कान खोलकर सुन लें। जांच में अगर वो भी साबित हुए तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, उन पर भी कार्रवाई होगी। अपराधी को संरक्षण देना भी पाप है, अपराधी का साथ देना भी पाप है, और अपराधी को बचाना तो और महापाप है। इसलिए भारत सरकार ने खुद तय किया है, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, अपराध नहीं होना चाहिए। हम अपराधियों के खिलाफ तो लड़ते लड़ते आए भाई। मोदी जी ने तो पूरे गुजरात से लेकर पूरे हिंदुस्तान में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की, और ये कार्रवाई से ही तो आज भारत का स्वाभिमान खड़ा है। आज भारत की बहन बेटी क्यों कहती है कि नरेंद्र मोदी हमारे नेता है? क्यों? उसको भरोसा है कि जो काम उसका सगा भाई नहीं कर सकता वो काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी करेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी करेंगे, योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये हमारा सपना है कि हमने जो बहन बेटियों को बहन बेटी कहा है तो उनकी पूर्ण सुरक्षा देंगे। और इसलिए तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश का तिरंगा शान से फहरा रहा है ना। आतंकवादियों के खिलाफ अगर कार्रवाई की क्यों है? ऑपरेशन सिंदूर क्या है? यही तो है। आतंकवादियों ने बेटियों का सिंदूर उजाड़ा। मोदी जी ने कहा इसी ऑपरेशन सिंदूर नाम लेकर बदला लूंगा, और बदला ऐसा लूंगा कि आतंकवादियों तुम्हारी 6 पीढ़ियां याद रखेंगी। तुम जब भारत में नागरिक मरता था तो तुम वहां मिठाइयां बांटते थे, अब हम तुम्हारे इतने लोग मारेंगे कि तुम घुटने टेक टेक कर उन पर माथा पीट पीट कर रोकर मर जाओगे, और अंत में ये कहोगे कि खुदा हमें भी ले ले। और वो दिन भी दूर नहीं कि खुदा तुम्हें ले कि नहीं ले, पर भारत सरकार की नजरों में तुम अपराधी हो। आतंकवादियों, चाहे जितने गहरे गड्ढे में अपने वो बना लो, एक दिन उस गड्ढे में भारत की मिसाइल जाएगी और स्वदेशी मिसाइल तुमको तहस नहस करेगी। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, चाहे देश हो या बदमाश हो। पर भारत और भारतीय संस्कृति और भारत की नारी को किसी ने छेड़ा तो भारत छोड़ेगा नहीं। ये भारत का ध्येय था, ये भारत का संकल्प राम के समय था, ये भारत का संकल्प कृष्ण के समय था, महावीर के समय था, गौतम बुद्ध के समय था, गुरु नानक के समय था। आज भी वही संकल्प है और कल भी भारत का वही संकल्प रहेगा। हम न किसी के धर्म को छेड़ते, न किसी की जाति को छेड़ते, लेकिन जो भारत को छेड़ेगा भारत उसे छोड़ेगा नहीं। कैसे देखते हैं? एक तरफ मोहन भागवत जी बोलते हैं कि हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, ना धर्म से है ना जाति से, जो राष्ट्र प्रेमी है वो है, और जो आक्रांताओं का समर्थन करते हैं उनसे थोड़ी नाराजगी हो सकती है। एक तरफ आप ही के मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक कहते हैं कि आदिवासी है, हम हिंदू नहीं है। देखिए, परम पूज्य डॉक्टर मोहन भागवत जी के जो शब्द हैं वो सांस्कृतिक विरासत के शब्द हैं। मैंने पहले ही कहा कि हमें किसी से ईर्षा नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, ये भी हमारे श्री रामचरितमानस में है। और ये भी हमारे रामचरितमानस में है कि विनय न मानत जड़ जले, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तबे भय बिन होई न प्रीत। जो भारत का नागरिक बनकर रह रहा है वो किसी भी जाति मजहब का हो, इस देश की धरती पर अशफाकुल्लाह खां का स्वागत होगा, अब्दुल हमीद का स्वागत होगा, डॉक्टर AVJ अब्दुल कलाम का स्वागत होगा। भारत के मिसाइल मैन को भारत सलाम करके कहेगा कि तू भारत माता का बेटा है और भारत को तुझ पर गर्व है। यही डॉक्टर
हमारे मोहन भागवत जी कहते हैं, यही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। लेकिन अगर कोई भारत में बम विस्फोट करेगा, भारत में कलमा नहीं पढ़ने पर गोली चलाएगा, भारत के मंदिरों को तहस नहस करेगा, भारत के हिंदुओं पर आतंकवादी हमला करेगा, तो ध्यान रखना भारत तुम्हें जमीन में 6 फीट नीचे गाड़ देगा, दफना देगा। ध्यान रखना पाकिस्तान, तू जो किराए के पिल्ले भेज रहा है ना, तू तेरी औकात पंचर जोड़ने की रहेगी और भारत की हैसियत चंद्रयान पूर्ण करने की रहेगी। हम चंद्रयान पूर्ण करेंगे, हम गगनयान पूर्ण करेंगे, हम मिसाइल मैन भी रहेंगे, हम जो है सूर्य और चंद्रमा से बात करने वाला भारत बनाने की तैयारी है। हम किसी को नहीं छेड़ रहे, लेकिन कोई अगर दुश्मन ये सोचे कि भारत में घुसपैठ करके वो आतंकवाद को फैला दे, तो ये संभव नहीं है। सब धर्मों का स्वागत है, सब मजहब पंथों का स्वागत है, लेकिन भारत के खिलाफ कोई भी अगर आवाज उठेगी तो उस आवाज को भारत सरकार डंके की चोट पर, डंडे के बल पर, कानून, बाबा साहब अंबेडकर के कानून के बलबूते पर उस आवाज को दबाया भी जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और अगर वो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या रोहिंग्या का है और उसको कोई नेता या राजनीतिक दल भी सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे नेता और राजनीतिक दलों को भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ध्यान रखिए, किराए के भेड़ियों को पालना बंद करिए, पाकिस्तान के ISI एजेंटों से हाथ मिलाना बंद करिए, नक्सलाइट से और माओवादियों से हाथ मिलाना बंद करिए, रोहिंग्यों को समर्थन देना बंद करिए, बांग्लादेशियों को समर्थन देना बंद करिए, क्योंकि ये भारत के बेटों की नौकरी छीनेंगे, ये भारत के बेटों के घरों की जमीन छीनेंगे, ये भारत के बेटियों का मान सम्मान छीनने की कोशिश करेंगे। ये विदेशी हैं और विदेशी को अपने देश पर रखकर हम अपने देश की धरती, पानी, हवा, पानी और संपत्ति पर किसी भी प्रकार का हक अधिकार नहीं देंगे। इसलिए ऐसे विदेशियों के खिलाफ भी भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो, इनके कागज जांच करो। अगर ये भारत से बाहर के हैं तो इनको यहां से भगाओ, भारत से बाहर भेजो, भारत में नहीं रहेंगे। और जो आदिवासी को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, आदिवासी तो भारत का था, भारत का है। ये सोनिया गांधी को खुश करने के लिए चाहे जितने ढोंग रच लो। श्रीमान कांग्रेस के नेता, एक नेता प्रतिपक्ष दिल्ली में पगलाया हुआ है, इन्हें मध्य प्रदेश में बुखार आ रहा है फोकट में। ये पहले राहुल गांधी से दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में, अब सोनिया को के चमचगिरी करने के चक्कर में ये भोले वाले आदिवासी को कह रहे हैं कि ये ईसाई बन जाए, गले में क्रॉस डाल ले। नहीं साहब, वो सनातन के प्रति आस्थावान है, वो धरती माता का उपासक है, वो गंगा माता का उपासक है, वो फल और पेड़ों का उपासक है। जल, जंगल, जमीन पर उसका हक अधिकार था, है, रहेगा। जब राम जिसके द्वार पर जाकर उसके जूठे बेर खा सकते हैं, तो ये भारत का सौभाग्य समाज है। और इस समाज के प्रति भारत की सनातन संस्कृति आदर भाव के साथ थी, है और रहेगी। ऐसे कई आते हैं, उमंग सिंगार जी जैसे कई लोग आते हैं, बहला फुसला कर जले जाने की कोशिश करते हैं। आदिवासी अपना मूल समाज है, वो भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सनातन के प्रति था, है, मानेगा और पालन कर रहा है। वो गले में कभी क्रॉस नहीं लटका सकता। वो भगवान बिरसा मुंडा की संतान है, उसकी संस्कृति को लेकर ही दुनिया में अपना परचम फहराएगा। वो बड़े देव के जय जयकार करेगा, उसकी पूजा आराधना करेगा। उसके पूर्वजों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में अपना लहू दिया है और आज भारत के सर्वश्रेष्ठ पद पर आज आदिवासी बेटी जो भारत की राष्ट्रपति है, भारत के स्वाभिमान के प्रतीक है, जो कल जंगल में लेकर तीर कमान उठाकर अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ हथियार उठाकर लड़ते थे, आज उनकी बेटी भारत के सर्वोच्च पद पर बैठकर अपने भारत की सुरक्षा भी कर रही है, भारत माता का स्वाभिमान भी बढ़ा रही है और गर्व से सनातन की जय जयकार भी कर रही है। आखिरी सवाल, 2023 में क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश में, फिर 24 में लोकसभा में क्लीन स्वीप, क्या वोट चोरी करके बने हैं क्या? अगर वोट चोरी करके बनते तो ये फालतू के जो 25-50 जीत गए कैसे जीतते? ये कैसे जीतते? मैंने शुरू से इतनी सारी बातें कही, सड़क से हम जीते, बिजली से हम जीते, जो है पानी से हम जीते, खेल मैदानों से हम जीते, नौजवानों को रोजगार से हम जीते, उद्योग से हम जीते, प्रधानमंत्री आवास से हम जीते, आयुष्मान कार्ड से हम जीते, गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज से हम जीते, कोरोना में प्रधानमंत्री जी द्वारा जो घर घर संजीवनी बांटकर हर आदमी के प्राणों की रक्षा की, उसके कारण हम जीते। और मोदी के मन में MP और MP के मन में मोदी, उस संकल्प से हम जीते, लाडली बहना के महामंत्र से हम जीते, कुल मिलाकर किसानों के गरीब कल्याण और किसान सम्मान निधि से हम जीते। तो ऐसी जीतने के लिए 100 योजनाएं हैं। और अब कांग्रेस ही मुगालते मत पालना,
वोट चोरी की जरूरत नहीं है। अब तो कांग्रेस में भी लोग नहीं बचेंगे, तो कुछ दिन बाद तुम ये भी आरोप लगाओगे कि हमारी कांग्रेस चोरी हो गई। अब तो लोग कांग्रेस में भी रहना पसंद नहीं करते। लोग कहां रहेंगे? डूबते हुए जहाज में सर कोई नहीं बैठता, हर आदमी अपने प्राण बचाता है। कांग्रेस इस समय डूबते हुए जहाज है। कांग्रेस चोर और बाहर के विदेशी आक्रांताओं की शैली पर काम करने वाले कुछ लोगों का गिरोह है आज की तारीख में। ये अब वो कांग्रेस नहीं है जिसमें पूज्य महात्मा गांधी हुआ करते थे। अब तो ये वो कांग्रेस है, सोनिया संचालित कर रही है। इटली से दिमाग आता है, चाइना से कुछ खरीद के ले आते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलने लगते हैं। ये हिंदुस्तान को पसंद नहीं है। हिंदुस्तान को स्वदेशी महामंत्र पसंद है, जिसमें राम राज की सुगंध हो और राम राज का मैसेज हो। वो ही राम राज लेकर आज मोदी जी चले हैं। अब वोट चोरी चोरी चिल्लाने वाले, अगर वोट चोरी होती तो राहुल गांधी जीतते नहीं, प्रियंका तेरी बहन जीतती नहीं। वोट चोरी नहीं है, जन का जो मन है उसको वो मत देता है। राहुल गांधी, आप इस पागलपन से हिंदुस्तान के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हो। हिंदुस्तान के लोकतंत्र के प्रति आप अविश्वास पैदा करने का काम कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई विदेशी नीति के तहत आप भारत के लोकतंत्र को और भारत की निर्वाचन नीति को बदनाम कर रहे हो, क्योंकि जिस दिन भारत में निर्वाचन नीति फेल हो जाएगी उस दिन भारत का लोकतंत्र धराशायी हो जाएगा। तो आपके मन में लोकतंत्र के खिलाफ अविश्वास पैदा करने का जो षड्यंत्र है, हो सकता है वो विदेशी एजेंसियों के द्वारा दिया गया हो और उस दिमाग से श्रीमान राहुल गांधी जी चल रहे हैं। मैं कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से ये प्रार्थना करता हूं कि जब आप अगर जीते हो तो आप अपने काम और व्यवहार पर जीते हो, तो कांग्रेस अपना तौर तरीका सुधारे, अपना व्यवहार ठीक करे, आम जनमानस में मेहनत करे, उसका विश्वास जीते। लेकिन इतनी मेहरबानी करो कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रति अविश्वास पैदा देश में मत करो। ये संविधान हमारा विश्वास भी है, हमारा भरोसा भी है, हमारा ज्ञान भी है, हमारे विज्ञान भी है और हमारी आस्था और भरोसे का सबसे बड़ा ग्रंथ है जो हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के समय हमको दिया है। इसके प्रति भरोसा करना जरूरी है। राहुल गांधी जी, आप इसके प्रति भरोसा करो तो बेहतर होगा। विदेश की नीति और विदेश की योजनाओं से हिंदुस्तान के लोकतंत्र को तोड़ने की षड्यंत्र मत करो। अगर ये षड्यंत्र करोगे तो पूरी कांग्रेस पछताएगी। एक छोटा आखिरी सवाल, कुछ सेकंड का ही। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश की तमाम महिलाओं को शराबी बताया, उस पर क्या कहेंगे? अब वो जीतू पटवारी जी को भगवान जाने, या तो जीतू पटवारी जी थोड़े से घमंड में आ गए। घमंड इन द सेंस ये है कि उनने कमलनाथ जी को ठिकाने लगा दिया, उनने राजा दिग्विजय सिंह जी को ठिकाने लगा दिया, उनने अरुण यादव जी को ठिकाने लगा दिया, उनने अजय भैया को ठिकाने लगा दिया। तो उनको लग रहा है कि अब कांग्रेस में सबसे बड़ा नेता मैं हूं, अब मेरे बाद कांग्रेस में कोई नहीं है। और इसलिए हो सकता है कि उस मुगालते के चक्कर में वो पहले भी महिलाओं के बारे में असंसदीय शब्दों का और इशारे करके कि आप तो यहाँ पैसे रख कैसे नहीं, पहले भी टिप्पणी कर चुके। उस समय भी उनने माफी मांगी। और वो तो जिस दिन उन्होंने आरोप लगाया था उस दिन तो शायद वो हरतालिका तीज थी, जिस दिन भारत की बेटी निर्जला व्रत करती है, उस दिन पानी नहीं पीती। और मतलब ये एक दुर्भाग्य की बात है कि आप सरेआम भारत की बेटी को, मध्य प्रदेश की बेटी को शराबी कह रहे हो। भारत की बेटी शराबी नहीं है सर। भारत की बेटी तो सेवा है, भारत की बेटी तो संस्कार है, भारत की बेटी तो दया और करुणा का सागर है, जो हम सबको जिंदा भी रखती है, आशीष भी देती है, खुद भूखी रहती है और अपने बेटों को रोटी खिलाती है। और उसी बीच में कोई द्वार पर अतिथि भी आ जाए तो उसकी भी वो कोशिश करती है कि उसके पेट में भी भोजन जाए। भारत की बहन बेटियां शराबी नहीं पीती हैं और ना वो शराबी हैं। ये कांग्रेस ने बेटियों का, मध्य प्रदेश और देश की बेटियों का अपमान किया है और कांग्रेस को और जीतू पटवारी जी को आज नहीं तो कल इस अपमान का परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये अपमान है भारत की बेटियों का और भारत की बेटियां चुप रहती हैं लेकिन अपमान करने वालों से हिसाब चुकता करती हैं। तो ये रामेश्वर शर्मा जी थे जिन्हें बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, हर मुद्दे पर जवाब दिया, जीतू पटवारी से लेकर राहुल गांधी की वोट चोरी तक और बुलडोजर कार्यवाही तक। और आपको ये खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रामेश्वर शर्मा जी ने जो जो वादे गिनवाए हैं, जो काम गिनवाए हैं अपनी विधानसभा के तौर पर के सबसे सुंदर सड़कें, सबसे जल व्यवस्था से लेकर तमाम व्यवस्थाएं, आपको भी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।
क्या अगर आप हुजूर विधानसभा से आते हैं तो जरूर लिखिएगा कि किस चीज़ की कमी और महसूस कर रहे हैं और क्या विधायक जी आपके लिए कुछ और बेहतर कर सकते हैं।